हाय गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू गरिमा जैप कैप चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। कैसी चल रही है आप लोगों की एग्जाम्स की प्रिपरेशंस? प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शंस में जरूर बताइएगा। तो गाइस, वेलकम टू वन शॉट सीरीज। जो लोग भी नए हैं उनको मैं बता दूं कि इस सीरीज में मैं जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिससे आपके जैब एग्जाम्स ने रिपीटेड मोड पे क्वेश्चंस पूछा है, चाहे वो आरबीडब्ल्यूएम सब्जेक्ट हो, चाहे वो पीपीपी हो, दोनों का ही मैं आपको यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, तो आज हम लोगों के आरबीडब्ल्यूएम के मॉड्यूल बी का चैप्टर 16 यानी कि मॉड्यूल बी का आज आखिरी चैप्टर है गाइस, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। देन आपका नेक्स्ट डे मॉड्यूल सी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है आपका सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे आपके एग्जाम्स ने क्वेश्चन किया है, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, नए हैं पुराने हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो किस लिए वेट कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, किनके लिए फ्रूटफुल है वीडियो? तो जैब और डीबीएफ जो दोनों ही पेपर दे रहे हैं, दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए ये फ्रूटफुल होने वाला है। तो आप लोग वीडियोस को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपका ऑलरेडी बन चुका है। नाउ कमिंग टू सिक्योरिटाइजेशन। तो गाइस, सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं, फिर हम देखेंगे कि ये आया कहां से है। तो सिक्योरिटाइजेशन का मतलब होता है जब बैंक अपने लोन्स का बंडल बनाती है, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो कार लोन हो या क्रेडिट कार्ड के डेट्स हो। ठीक है, इन सब का एक बंडल बनाती है। बंडल बनाने के बाद इसको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरह थर्ड पार्टी कंपनी को या थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स को सेल कर देती है, और इन रिटर्न वो थर्ड पार्टी कंपनी या इन्वेस्टर्स बैंक को मनी प्रोवाइड करता है, जिस मनी का बैंक इस्तेमाल करती है और ज्यादा लेंडिंग करने के लिए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशंस, जहां पर हम लोन्स का बंडल बना करके सेल कर देते हैं टू द इन्वेस्टर्स। ये कॉन्सेप्ट आया कहां से इंडिया में? तो गाइज, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1970 में यूएस में इस कॉन्सेप्ट को यूज किया गया था, जिसमें वहां पर होम लोन को बंडल करके इन्वेस्टर्स को बेचा जा रहा था फॉर गेटिंग द क्विक मनी। ठीक है, तो यहां पर आपका ये जो कॉन्सेप्ट लाया गया था ना सिक्योरिटाइजेशन का, जब यूएस में, तो उस वक्त उसको जो सपोर्ट कर रही थी गवर्नमेंट कर रही थी। तो ये गवर्नमेंट बैक्ड आपका प्रोसेस चल रहा था। ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज थी जो इसको सपोर्ट कर रही थी सिक्योरिटाइजेशन को। काफी अच्छी तरीके से वहां पे सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, कि जितने भी लोन्स होते थे उनको इमीडिएटली आप इन्वेस्टर्स को सेल कर सकते हो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करके, सो दैट आपको कैश मिले। तो रेदर देन कि आप सालों साल एक लोन के लिए वेट करो कि उस लोन का रीपेमेंट होगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर समझो, किसी कस्टमर को आपने होम लोन दिया है 10 साल के लिए। अब 10 साल तक आप वेट करोगे कि ये कस्टमर रीपे करेगा लोन। तो जितना भी, मान लो अगर आपने 50 लाख का लोन दिया है यहाँ पे, तो गाइज ये 50 लाख रुपए तो आपके अभी ये खत्म हो गए ना। 50 लाख रुपए तो ये कस्टमर्स के पास चले गए, तो ये 50 लाख रुपए अभी आपके पास है नहीं। और अगर इमीडिएट बेसिस पे इसकी बंडलिंग करके आपने अगर इन्वेस्टर्स को इसको सेल कर दिया होता, तो आपको इन्वेस्टर्स क्विकली मनी देता, और मनी देता तो आपको इस 50 लाख के लिए 10 साल वेट करने की जरूरत नहीं होती, आपके पास कैश होता और उस कैश का आप इस्तेमाल करते लैंडिंग पर्पस के लिए। ठीक है, तो इसीलिए इस सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस को इंडिया में भी लेकर के आया गया, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा ई लिक्विड एसेट्स होता है, यानी कि जो भी हमारे लोन्स होते हैं, उनको हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हमको क्विकली मनी मिलता है। साथ के साथ ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हेल्प करता है रिस्क को मैनेज करने में और अपने कैपिटल को फ्री करने में, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया। तो किस किस तरीके का सिक्योरिटीज होता है, कौन कौन सा सिक्योरिटीज में आप इसको कन्वर्ट करते हो गाइस? तो एक होता है जिसको हम बॉन्ड बोलते हैं, एक होता है आपका जिसको हम पास थ्रू सर्टिफिकेट्स बोलते हैं। पास थ्रू सर्टिफिकेट में क्या होता है कि जो इन्वेस्टर बोरोवर्स होते हैं ना, डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को ही पे करते हैं जो भी लोन के ईएमआईज होते हैं। ठीक है, एक होता है कोलेटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन। तो सीडीओ में क्या होता है कि आप ट्रांचेस में, स्लाइसेस में अपने लोन्स को कन्वर्ट कर देते हो, यानी कि मिडिल रिस्क वाला लोन। ठीक है, फिर आपका आता है लो रिस्क वाला और एक हाई रिस्क वाला, एंड उसके बाद आप इन्वेस्टर्स को सेल करते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टर्स रिस्क एपेटाइट वो इस लोन्स के बंडल को बाई करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको कैश प्रोवाइड करते हैं। तो तीन तरीके की यहाँ पे सिक्योरिटीज होती है गाइस। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करेंगे कि सिक्योरिटाइजेशंस में कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में गाइस। ठीक है, तो चार टर्मिनोलॉजीज है जिससे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, जो कि चार है। पहला है ऑब्लाइजर, दूसरा है ओरिजिनेटर, तीसरा है स्पेशल पर्पस व्हीकल, एंड लास्ट वन इज द स्पॉन्सर। ऑब्लाइजर कौन होता है? वो बोरोवर होता है, जिसने भी बैंक से लोन ले रखा है और उसको रीपे करना है। ठीक है, उसको ऑब्लाइजर कहते हैं। ओरिजिनेटर कौन होता है? ओरिजिनेटर कोई भी बैंक और कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकती है, जो आपको लोन्स प्रोवाइड करती है, एंड उसी लोन का बंडल करके वो ट्रांसफर करती है। किसको ट्रांसफर करती है? स्पेशल पर्पस व्हीकल को। ठीक है, तो स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या है गाइस? तो स्पेशल पर्पस व्हीकल एक आपकी कंपनी
एंटिटी और एक सेपरेट एंटिटीज होती है जिनका काम होता है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो भी बंडलिंग्स बनाई है बैंक ने लोन्स की, उसको बाई करना, ठीक है, ये इनका काम होता है। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ईएमआई कलेक्ट करने के लिए फ्रॉम द बोरोवर्स एंड यूज देम टू पे द इन्वेस्टर्स जिन्होंने इस सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया है। तो बेसिकली यहाँ पर देखोगे कि बैंक क्या करती है, जैसे मान लो होम लोन है, तो होम लोन का यहाँ पे सिक्योरिटाइज करती है, होम लोन को यहाँ पर बंडल्स बनाती है, बंडल बनाने के बाद इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरह सबसे पहले ये सेल करती है स्पेशल पर्पस व्हीकल को। अब क्या हुआ, जैसे स्पेशल पर्पस व्हीकल के पास आ गया तो अब बैंक लोन फ्री हो चुका है, क्योंकि अब जिम्मेदारी एसपीवी की है ये देखना कि बोरोवर टाइमली ईएमआई भर रहा है कि नहीं, ठीक है, और यहाँ पर उस पैसे का इस्तेमाल करके इन्वेस्टर्स को पे करना, सारा काम ये किसका हो जाता है, इस सेपरेट एंटिटी का जिसका नाम है एसपीवी, ठीक, तो उसे ही हम स्पेशल पर्पस व्हीकल बोलते हैं। नाउ फिर आता है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर कौन होता है, तो स्पॉन्सर वो पर्सन होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो सेटअप करता है एसपीवी को। तो ये बैंक भी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है जो इस एसपीवी को सेटअप करता है और प्रमोट करता है एसपीवी को, ठीक है, एंड चेक करता है कि वेदर जिस पर्पस के लिए हमने एसपीवी को बनाया है क्या उसकी तरह ये प्लान कर रहा है, फंक्शंस कर रहा है कि नहीं। तो ये सारे काम देखने का काम किसका होता है, स्पॉन्सर का होता है, ठीक है। तो ये चार टर्मिनोलॉजीज है, चारों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आया है तो चलिए एक मई 2025 का क्वेश्चन करेंगे सिक्योरिटाइजेशन से रिलेटेड। इन अ सिक्योरिटाइजेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स आर पूल्ड एंड सोल्ड एज, तो कैसे सोल्ड किया जाता है इसको, एज ए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, एज अ सिक्योरिटी, राइट, यही बताया था मैंने आपको। तो चार ऑप्शन है, डिपॉजिट की तरह, सिक्योरिटीज की तरह, कैश की तरह या इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह। तो सिक्योरिटीज की तरह हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम पूल करके सोल्ड करते हैं टू द इन्वेस्टर्स, जिसमें आपका बॉन्ड हो सकता है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज में, ठीक है, पास थ्रू सर्टिफिकेट हो सकता है एंड कोलेटरल डेट ऑब्लिगेशन सीडीओ हो सकता है, ठीक है ना। चलिए तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑब्लाइजर के बारे में पूछा है कि व्हाट डज द टर्म ऑब्लाइजर रिफर टू इन अ सिक्योरिटाइजेशन। कौन होता है ऑब्लाइजर, बोरोवर होता है जिसने लोन लिया है बैंक से। तो चार ऑप्शंस है, द पर्सन हु पे द डेट, द बैंक दैट ओरिजिनेट्स द लोन, the special purpose vehicle and the investors who buys the securities। अब करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, the person who pay the debt, क्योंकि बोरोवर है ये, ठीक है, तो ऑब्लाइजर उसी को बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा गाइस यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आइए अब हम बात करेंगे आरबीआई के न्यू डायरेक्शंस के बारे में फॉर द सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड एसेट। देखिए मैंने आपको ना चैप्टर नंबर 14 में बताया था एसेट क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें हमने तीन तरीके की क्लासिफिकेशन देखी थी। एक था आपका सब स्टैंडर्ड एसेट, ठीक है, सब स्टैंडर्ड देखा था हमने, जिसमें 12 महीने लेस देन 12 महीने तक अगर एनपीए हो रखा है अकाउंट तो वो सब स्टैंडर्ड में जाता था। फिर आया था एक डाउटफुल, डाउटफुल को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था, ठीक है, अगर ग्रेटर देन 12 मंथ होता है तो। और एक था आपका लॉस एसेट। ये लॉस एसेट कौन सा एसेट था, जहां से आपको नेग्लिजिबल वैल्यू निकल रही है, यानी कि आपको कोई भी प्रॉफिट यहाँ पे इसके एसेट्स को बेचने से नहीं मिला था। तो तीन तरीके के हमने पढ़े थे। तो अब आपके दिमाग में आएगा मैम ये स्टैंडर्ड एसेट कौन सा है। सब स्टैंडर्ड समझ में आया, डाउटफुल समझ में आया, लॉस एसेट समझ में आया। स्टैंडर्ड एसेट का मतलब है कि ये अच्छा खासा चल रहा है, ईएमआई टाइमली भरा जा रहा है, ठीक है, लोन एनपीए नहीं हुआ है, बेसिकली उसे ही स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तक ये लोन एनपीए नहीं हुआ है। तो आरबीआई ने इसके लिए कुछ गाइडलाइंस निकाले, डायरेक्शंस निकाला कि अगर कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड एसेट है जिसको बैंक यहाँ पर सिक्योरिटाइज करना चाहती है, तो बैंक्स को क्या-क्या गाइडलाइंस एंड रूल्स को फॉलो करना है, उसी के बारे में इन्होंने एक मास्टर डायरेक्शन निकाला 2020 में। तो ये रूल क्या कह रहा था यहाँ पर, तो ये रूल अप्लाई, सबसे पहले तो ये रूल अप्लाई किया गया जितने भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है, एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एनबीएफसी, ठीक है, एंड ऑल इंडिया टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो जितने भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है इस पे ये रूल अप्लाई किया गया, जिसमें ये कहा गया कि अगर आप किसी भी लोन की बंडलिंग कर रहे हो, बेसिकली उसको सिक्योरिटाइज कर रहे हो आप, तो उस केस में कुछ परसेंटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर लोन आपको खुद के साथ रिटेन करके रखना होगा, जिसे हम मिनिमम रिटेंशन रेट बोलते हैं गाइस, एमआरआर। तो जैसे अगर मान लो किसी कस्टमर ने बैंक से लोन लिया है 1 करोड़ का, होम लोन लिया है, ठीक है,
तो उस केस में बैंक यहाँ पर बोलती है कि इस 1 करोड़ लोन को अगर आप सिक्योरिटाइज कर रहे हो तो इससे पहले इस 1 करोड़ लोन का कुछ परसेंटेज आपको खुद के साथ, यानी कि आपको बैंक के बुक वैल्यू में उसको अपने साथ रिटेन करके रखना होगा एंड रेस्ट को आप सिक्योरिटाइज करके इन्वेस्टर्स को सेल कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, रिस्क को शेयर करने के लिए इस तरीके के मिनिमम रिटेंशन रेट लाए गए। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा कंडीशन पे कितना यहाँ पर रिटेन करके बैंक को रखना है। तो देखिए, लोन को सिक्योरिटाइज करने से पहले अगर कोई शॉर्ट टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म लोन वही होता है ना जिसका 2 साल से कम का अगर आपका उसका मैच्योरिटी होता है, तो यहाँ पे ओरिजिनल मैच्योरिटी कितनी लिखी हुई है 24 मंथ। तो अगर 2 साल से कम का कोई लोन है, ठीक है, अब उस केस में बैंक यहाँ पर क्लियरली कहती है कि 5% उस लोन अमाउंट का आप खुद के बुक वैल्यू में रिटेन करके रखोगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर 1 करोड़ की बात की है, 1 करोड़ का होम लोन दिया गया है किसी कस्टमर्स को 24 महीने के लिए। अब इस केस में बैंक इसका 5% खुद के साथ रखेगी, यानी कि 5 लाख खुद के साथ रिटेन करके रखेगी एंड रेस्ट जो बचेगा वो सिक्योरिटाइज करके इन्वेस्टर्स को सेल कर सकती है। ठीक है, चलिए सिमिलरली यहाँ पर लिखा है कि अगर मैच्योरिटी 24 मंथ से ऊपर हो जाती है या कोई बुलेट रीपेमेंट्स लोन है, ठीक है, जो बुलेट का क्या मतलब होता है, जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ कोई आपका लोन होता है, तो उस केस में बोला गया है 10% बुक वैल्यू में आपको रिटेन करके रखना है। या कोई रेसिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी है, तो उस केस में कोई मैच्योरिटी, कोई भी मैच्योरिटी हो सकती है, यहाँ पर कोई भी कंडीशन मैच्योरिटी का नहीं दिया गया है। तो अगर कोई भी रेसिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी है तो उस केस में कहा गया है कि अगेन आप 5% उस लोन का अमाउंट का आप अपने बुक वैल्यू में रिटेन करके रखने वाले हो। इसे ही कहते हैं मिनिमम रिटेंशन रेट, जो आरबीआई के द्वारा 2020 में लागू किया गया था ऑन द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो सिक्योरिटाइज करने से पहले इतना परसेंटेज ऑफ लोन आप अपने साथ रखने वाले हो। आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए 1 नवंबर 2024 का क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट फॉर द लोन्स विद एन ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ 24 मंथ और लेस? शॉर्ट टर्म लोन की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके पास। 2% of the book value of the loans being securitized, 5% of the book value of the loans being securitized, 10% of the book value of the loans being securitized या 15% of the book value of the loan being securitized। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शॉर्ट टर्म की बात कर रहा है, लेस देन आपका इक्वल्स टू 24 मंथ है, तो 5% आपको रिटेन करके रखना है। यहीं पे पूछा होता कि मोर देन 24 मंथ्स है या कोई बुलेट लोन रिपेमेंट है तो 10% हो जाता है। ठीक है, तो अभी इस सवाल का जवाब क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे सिक्योरिटाइजेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बैड बैंक। ये बैड बैंक क्या है, क्यों लाया गया, क्या ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी? तो देखो, जब कोविड आया था तो कोविड के समय में कितना ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला था। अपने इंडिया की इकोनॉमी भी डाउन हो रही थी, ठीक है, क्योंकि लोग जॉब पे नहीं जा रहे थे, बिजनेसेस नहीं चल रहे थे, तो सारी चीजें रुक सी गई थी। बहुत सारे कस्टमर्स तो ऐसे थे जो पहले से लोन लेकर रखे थे, अब उनकी जॉब लॉस हो रही थी। तो जब जॉब लॉस हो रही थी तो वो अकाउंट्स उनके एनपीएस हो रहे थे, क्योंकि वो खुद के खाने के ही पैसे नहीं हो रहे थे, वो लोन कहाँ से भरते, राइट। तो इस तरीके से क्या हो रहा था कि इकोनॉमी जैसे जैसे डाउन हो रही थी, बैंक्स को भी फाइनेंशियल क्राइसिस और लॉसेस देखने को मिल रहे थे। तो ये कंसर्न काफी ज्यादा बढ़ गया। तो जब बढ़ गया तो इसके लिए यहाँ पर जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है, उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला कि भैया कोविड के समय इस तरीके की स्थिति आई, हमें कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस मेजर्स लेने पड़ेंगे सो दैट हम अपने बैंक्स को इस तरीके के फाइनेंशियल क्राइसिस से बचा सके। तो उन्होंने एक बैड बैंक का कॉन्सेप्ट लेकर के आए। तो बैड बैंक में क्या होता है, ये एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, ठीक है, जिनका काम ही होता है जितना भी एनपीए अकाउंट हो रखा है वो बैंक से बाई करने का ये काम करते हैं, ठीक है। तो इसी को बैड बैंक कहा जाता है। तो इनका काम है कि हम बैंक को फ्री कर देते हैं, बेसिकली जो बैड लोन्स होते हैं, जो स्ट्रेस्ड एसेट्स होते हैं, जो एनपीएस अकाउंट होते हैं, सब तीनों एक ही चीज है, तो उसको बाई कर लेता है ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसको हम बैड बैंक बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन कौन से एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है जिसको इंडिया में लाइसेंस आरबीआई के द्वारा दिया गया, जो यहाँ पर बैड लोन्स को खरीद रही है बैंक से। तो पहला हम जो पढ़ने वाले हैं इसको हम बोलते हैं एनएआरसीएल, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड इसको बोलते हैं। कब इनकॉर्पोरेट किया गया था गाइस इसको? जुलाई 2021 में। ऑथराइज्ड कैपिटल इसका 2750 करोड़ का है एंड पेड अप कैपिटल कितना था? 1409.05 करोड़ का। ठीक है, इसको लाइसेंस दिया गया 4 अक्टूबर 2021 को अंडर सेक्शन 3 ऑफ द सरफेसी एक्ट 2002। तो आरबीआई ने इनको लाइसेंस दिया कि आप बैड लोन्स को बाय कर सकते हो फ्रॉम द बैंक्स। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देखोगे कि देखो काम कैसे करता है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ कि इस NARCL एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज में किसका कितना ओनरशिप है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक का सबसे ज्यादा ओनरशिप है, 51% का शेयर है इसमें। रेस्ट जो बच जाता है ना 49%, वो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इन्वेस्टर्स है, उनका यहाँ पे शेयर होता है। देखो जब भी NARCL का काम क्या है कि बैड लोन्स को बाई करना फ्रॉम द बैंक, ये काम इनका है, और बैंक को स्ट्रेस फ्री करना, ठीक। तो जब भी ये किसी भी बैंक से बैड लोन को बाई करती है ना गाइस, तो यहाँ पर इन रिटर्न एक सिक्योरिटी रिसिप्ट प्रोवाइड करती है वो अपने बैंक्स को। तो जो सिक्योरिटी रिसिप्ट था ना, जो NARCL के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा था बैंक्स को, आप देखोगे उसको गवर्नमेंट ने गारंटी प्रोवाइड की थी 30,600 करोड़ का, ठीक है। तो ये जो है गवर्नमेंट बैक्ड गारंटी थी। तो इससे क्या हो रहा था, NARCL के लिए भी रिस्क लेना आसान हो रहा था कि ठीक है जो भी बैड लोन्स है, ठीक है, जो NARCL खरीद रहा है, मान लो कल को रिकवर नहीं हो पाया तो टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार उनको गारंटी दे रही है, ठीक है, हम आपको 30,600 करोड़ का हम आपको अमाउंट गारंटी दे रहे हैं कि अगर आप नहीं रिकवर कर पाए तो हम आपको बैक करेंगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल लॉसेस से यहाँ पर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी बच रही है, और बैंक के लिए ये फायदा हो जा रहा है कि चलो यहाँ पर जो है ये जो भी सिक्योरिटी रिसिप्ट है वो गवर्नमेंट के द्वारा गारंटीड है, गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड है, तो हमें रिस्क से तो बच ही जाएंगे। अगर कल को कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो गवर्नमेंट इसको संभाल लेगी, ठीक है। तो ये रिस्क से दोनों को ही बचा देता है, रिस्क फ्री कर दे रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा NARCL क्या कर रही थी, बैड लोन्स को बाई कर रही थी, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैंक गारंटी था, और यहाँ पर सिक्योरिटी रिसिप्ट बैंक्स को प्रोवाइड करने का काम करती थी, ठीक है। अब यहाँ पर मेजर स्टेक होल्डर की अगर मैं बात करूं तो SBI, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक का ईच का होल्डिंग 13.27 स्टेक का है, और PNB का यहाँ पर 2% का स्टेक है, ठीक है। तो ये आपका स्टेक होल्डर्स है जिसने NARCL में कितना अपना स्टेक होल्ड करके रखा है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट ठीक है, आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर NARCL से अगर आपको क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि NARCL की सिक्योरिटी रिसिप्ट बैक्ड है बाय गवर्नमेंट गारंटी, पहली चीज। दूसरी चीज, NARCL जो है यहाँ पर बैड लोन्स को बाई करती है फ्रॉम द बैंक्स, और उसको यहाँ पर स्ट्रेस फ्री करती है। तो बाई करने का काम तो ये कर ही रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि सिर्फ बाई कर रही थी, सारा काम तो ये खुद से कर नहीं सकती थी, तो बाई कर रही थी। तो उस वक्त ना सरकार को लगा, RBI को लगा कि एक ऐसी हमें और कंपनी बनानी चाहिए, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो प्रोफेशनली जो भी बैड लोन्स NARCL बाई कर रहा है ना उसको मैनेज करे, उसको रिकवर करने का काम करे। तो उस वक्त एक कॉन्सेप्ट आया, एक कंपनी आई जिसका नाम था IDRCL। तो IDRCL का क्या फुल फॉर्म होता है, इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो इनको कब इनकॉर्पोरेट किया गया, 3 सितंबर 2021 को इसको ले आया गया, जिसका ऑथराइज कैपिटल 50 करोड़ का था और पेड अप कैपिटल 20 करोड़ का था। तो इनका काम क्या था कि प्रोफेशनली हैंडल करने का काम था लोन्स को, ठीक है। तो जो भी बैड लोन्स NARCL बाई करती थी ना बैंक से, और रिटर्न में सिक्योरिटी रिसिप्ट प्रोवाइड कर रही है, उस बैड लोन्स को रिकवर करना टाइमली, प्रोफेशनली, ये काम कौन कर रहा था गाइस, तो ये IDRCL कर रहा था, ठीक है। तो ये दो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को बनाए गए थे बाय गवर्नमेंट, और जिसको लाइसेंस RBI ने दिया कि आप बैड लोन्स को बाय कर सकते हो बैंक से और उसको प्रोफेशनली रिकवर कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गई होगी, ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर कहानी समझ में आ गई है तो क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ अ बैड बैंक? एक बैड बैंक का प्राइमरी रोल क्या है? चार ऑप्शंस है। टू प्रोवाइड रिटेल लोन्स टू द कस्टमर, टू बाय NPA from the commercial banks and recover dues, to regulate the banking sector और to manage the government finances। क्या होगा करेक्ट आंसर गाइस? इनका काम है बाई करना NPA को from the commercial banks and recover the dues, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। Which institutions professionally manage stressed assets acquired by NARCL? अब मैंने आपको कहा था कि NARCL का काम क्या है, बैड लोन्स को बाई करना, यही बताया था। बैड लोन्स को बाई कर रही है, किससे बाई कर रही है गाइस? बैंक से बाई कर रही है। इसको प्रोफेशनली ये जो बैड लोन्स बाई किए जा रहे हैं NARCL के द्वारा, उसको मैनेज कौन कर रहा है? IDRCL। रिकवरी करने का काम कौन कर रहा है? IDRCL। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये थे आपके चैप्टर नंबर 16। चैप्टर 16 होता है यहीं पे खत्म। आई होप मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी के जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड किए हैं वो सब आपको समझ में आ रहे होंगे, और एग्जाम्स के क्वेश्चंस आप लगा पा रहे होंगे। दो मैं आपको एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी यहाँ पे देती हूँ, प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस देती हूँ गाइस, ठीक है।
तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो गई होगी। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शंस में आप मुझसे जरूर पूछना, ठीक है? कल पीपीपी की क्लास में मिलेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ तो सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा चैप्टर पढ़ना है, पूरे टॉपिक्स को पढ़ना है, केस स्टडी डिस्कस करना है, न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज लेने हैं प्रैक्टिस के लिए, पीवाईक्यू, ये सारी चीजें अगर चाहिए डिटेल्ड एनालिसिस के साथ, तो आपको उसके लिए गाइस पेड बैच एनरोल करना पड़ेगा। तो पेड बैच मेरा चल रहा है, ठीक है? आरबीडब्ल्यूएम पीपीबी का चल रहा है, 2 फरवरी से ही चल रहा है। काफी सारे क्लासेस आप लोगों के हो चुके हैं और काफी सारे क्वेश्चंस भी जितने भी बैंकर्स ने इनरोल किया है उनको मिल चुका है, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को भी अगर ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर सिस्टमेटिक वे में आपकी क्लासेस चलती है। ये रहा नंबर, डाउट होगा तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हो। कैसे इनरोल करना है? इनरोल करने के लिए मैंने एक फॉर्म, गूगल फॉर्म का लिंक यहाँ पर अपडेट किया है। हर पीडीएफ में मिल जाएगा, तो आप वहां से गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हो और ज्यादा डाउट होता है तो आप दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, ठीक है? और सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी बना रखा है मैंने, ठीक है? पीपीबी का अलग है, आरबीडब्ल्यूएम का अलग है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी लेना हो तो आप ले सकते हो, ठीक है? चलिए, तो गाइस आज के लिए इतना ही है। जितनी जल्दी हो सके आप लोग एनरोल कर लीजिए ताकि आप लोगों के पास बैकलॉग्स ना रहे और सिर्फ यूट्यूब की क्लासेस को देखते हैं, सब्सक्राइब करके नहीं बैठे, तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार बोल रही हूँ, लास्ट टाइम में ढूंढते रह जाएंगे, मिलेगा नहीं कोई भी चीज। तो इट्स बेटर कि पहले से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख ले, ताकि एग्जाम से पहले आपको जो भी मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन सेट कर रही हूँ, बना रही हूँ, वो क्वेश्चंस आपके तक मिल जाए, आपको प्रोवाइड कर दूं मैं, सो दैट आप एग्जाम्स में अच्छे नंबर से क्लियर कर लो, ठीक है? तो पीपीबी आरबीडब्ल्यूएम के एग्जाम को अच्छे से क्लियर करने के लिए आपको यहाँ पर गरिमा जैकब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो। पीडीएफ्स की रिक्वायरमेंट है, टेलीग्राम पे आपको मिल जाता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं से भी जुड़ सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एनी डाउट गाइज, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। फीडबैक देना चाहे तो यू कैन गिव मी फीडबैक एज वेल, ठीक है? फीडबैक दे सकते हैं, कोई डाउट है तो डाउट को भी पूछ सकते हैं। तो मॉड्यूल बी तक आरबीडब्ल्यूएम हुआ यहीं पे खत्म। मॉड्यूल सी यानी कि चैप्टर नंबर 17 से हम मिलेंगे परसों। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर गाइस।